श्रीमान सतपाल शर्मा जी। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। मान्यवर, कई बार हमारे प्रशासनिक ढांचों में समय के साथ साथ नियमों में बदलाव, आदेशों में बदलाव और कई ऐसी प्रक्रियाएं विकसित हो जाती हैं जिन्हें समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है। सीएपीएफ 2026 समस्या का समाधान करता है। देश भर की परिस्थितियों की जब हम लोग बात करते हैं तो मान्यवर यहाँ पर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी जैसे पांचों प्रमुख अर्धसैनिक बल जो है वो काम करते हैं। सीमा पर प्रहरी बनकर बीएसएफ के लोग हमारी रक्षा करते हैं। सीआरपीएफ के लोग सिविलियंस इलाके में एक प्रहरी बनकर रात को हम लोग सो रहे होते हैं, लेकिन ये लोग हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन एक ऐसी परिस्थितियां के पांचों अलग से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके अपने हेड्स होते हैं और एक यूनिफाइड कमांड नहीं होने के कारण कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां पर कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मान्यवर, मेरा मानना है कि सीएफ के लिए 26 के माध्यम से एक समान कानून अम्ब्रेला लॉ की कमी होने के कारण, और ये अम्ब्रेला लॉ जो इस वक्त लाया गया है, मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, समय कम है, मैं थोड़ा संक्षिप्त में बात करूंगा। मान्यवर, जब भी कोई बड़ा सुधार होता है तो उसके मुताबिक सरकार के ऊपर, एक्सचेकर के ऊपर बहुत खर्चे भी होते हैं, पर यह विधायक बिना खर्चे के ही एक स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो लाता है। फाइनेंशियल मेमोरेंडम के अनुसार भारत के कंसोलिडेटेड फंड पर कोई अतिरिक्त बोझ जो है इसका नहीं पड़ने वाला। देयर विल बी नो एडिशनल रेकरिंग कास्ट एंड नॉन रेकरिंग कास्ट। मान्यवर, यह विधायक एग्जाम्पल है जिसमें संस्थागत क्षमता भी बढ़ी है और वित्तीय अनुशासन भी जो है वो बना रहेगा। मान्यवर, यूपीए के समय की हम लोग बात करें तो यूनिफाइड कमांड की कमी के कारण गंभीर नुकसान जो है वो भारत ने सहे हैं। 2010 में दंतेवाड़ा हमला भी शामिल था, जिसमें 76 हमारे सीआरपीएफ के नौजवान शहीद हुए थे। मोदी सरकार ने आईपीएस के नेतृत्व वाले सीएपीएफ कमांड को मजबूत किया है, जिससे ऑपरेशन कगार, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसे कोऑर्डिनेटेड खुफिया आधारित ऑपरेशंस जो हैं सक्षम हो सकेंगे और सफल होंगे। परिणाम स्वरूप वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में तेजी से गिरावट जो है वो आई है। और हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से नक्सलवाद लगभग समाप्ति की तरफ अग्रसर है, समाप्त हो चुका है, तो इसके पीछे भी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। मान्यवर, 2010 में अगर कंपैरिजन अगर हम लोग समय का करें, दो सरकारों का करें, 2010 में 1936 ऐसी घटनाएं हुई थी। यहां पर हमारे 1005 से भी ज्यादा लोग जो थे मारे गए थे, शहीद हुए थे। लेकिन कंपैरिजन में जब हम लोग देखते हैं 2025 का समय, तो मात्र 222 ऐसी घटनाएं हुई हैं और 95, हालांकि ये मेरा तो ये मानना है कि कोई भी हताहत नहीं होना चाहिए, कोई भी शहीद नहीं होना चाहिए, लेकिन जब दो समयों का हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो मान्यवर डिफरेंसेस हम सबके सामने आते हैं। इससे पहले 2014 में 36 जिले जो थे इससे प्रभावित थे, लेकिन आज 3 रह चुके हैं। और मुख्य धारा में जो लोग भी नक्सलवाद से में ग्रस्त थे वो वापस आना चाहते हैं। और 2025 में 1225 से भी ज्यादा लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। मान्यवर, आतंकवाद में एनडीए के कार्यकाल में कमी आई है। कोई समय था सुरक्षा बलों की कोई यहां तक अवेलेबिलिटी ऑफ द गन्स था, मटेरियल था, आधुनिक हथियार थे, कभी कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। लेकिन मोदी सरकार ने 1523 करोड़ देकर सीएपीएफ को आधुनिकीकरण करने के प्रयासों में तेजी दी है। रोजमर्रा के ऑपरेशन के लिए ड्रोन्स, अच्छी संचार प्रणाली,
बख्तरबंद गाड़ियां, ये सब आतंकवाद की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे सीएम के नौजवानों के लिए उपलब्ध है। मान्यवर, ये एक सराहनीय कदम है। बांग्लादेश की सीमा पर 591 किलोमीटर की फैंसी और 1159 किलोमीटर की फ्लड लाइन्स के साथ सीमा के बुनियादी ढांचे को जो है मजबूत किया है। मान्यवर, अंत में मैं ऐसे समाप्त करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि राष्ट्र की शक्ति उसकी संस्थाओं में निहित होती है। सीएपीएफ जैसे बल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उन्हें मजबूत प्रशासनिक ढांचा देना हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करना चाहता हूं, करता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। राम भाई।